नमस्ते, मेरा नाम मोहित है और मैं अपने चैनल विद्या सेतु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी के जो बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें से अर्थपूर्ण अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे और इसके परिभाषा क्या क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके कारक है और इसका शैक्षिक महत्व क्या होता है। ये सब हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इसका नोट्स पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है। मीनिंगफुल लर्निंग को मीनिंगफुल शिक्षा भी कह सकते हैं या फिर अर्थपूर्ण सीखना भी कह सकते हैं। तो इससे घबराइएगा मत, कहीं शिक्षा आएगा कहीं पर सीखना आ सकता है। तो मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है? मीनिंगफुल लर्निंग जो विद्यार्थी के जीवन के लिए उपयोगी होता है, मतलब ऐसा शिक्षा जो हम लोग को ज़िंदगी में उपयोग हो। ये नहीं कि हम लोग आज पढ़े कल ज़िंदगी भर हम लोग कुछ उसका उपयोग ही नहीं आए, तो ऐसा शिक्षा को हम लोग मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कहेंगे। इसका उद्देश्य पूर्व ज्ञान अनुभव के साथ जोड़कर एक नया ज्ञान का निर्माण करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो मीनिंगफुल लर्निंग होता है इसका उद्देश्य क्या होता है कि पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज, हम लोग कुछ भी चीज़ अगर हम लोग समझते हैं, उसका कोई भी हम लोग को नया चीज़ समझाया जाता है तो उसमें हम लोग कम से कम 10%, 20%, 30%, हर व्यक्ति का अलग अलग क्षमता होता है, उस हिसाब से जो हम लोग समझते हैं तो वो हम लोग का प्रीवियस नॉलेज रहता है। तो प्रीवियस नॉलेज को हम लोग जब प्रेजेंट नॉलेज के साथ जोड़कर नया नॉलेज का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग अर्थपूर्ण अधिगम कहते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले का नॉलेज को नहीं समझेंगे, अभी जो हम लोग को बताया जा रहा है इसको हम लोग प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग नया ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएंगे, तो उसमें हम लोग का अधिगम नहीं होगा, वो मीनिंगफुल अधिगम नहीं होगा। तो मीनिंगफुल अधिगम के लिए क्या होगा? हम लोग को उसका जीवन में उपयोग होना चाहिए और उसका जो हम लोग प्रीवियस नॉलेज से उसको जोड़ सके, एक नया ज्ञान का निर्माण कर सके। ऐसे अधिगम को हम लोग मीनिंगफुल अधिगम, मीनिंगफुल शिक्षा, मीनिंगफुल लर्निंग कह सकते हैं। तो मीनिंगफुल सार्थक शिक्षण एक रचनावादी पद्धति पर आधारित होता है। सार्थक शिक्षण एक रचनावादी पद्धति पर आधारित होता है, इसका मतलब क्रिएटिविटी पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ अच्छा से समझ लेते हैं, उस पर प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है कि कल को हम लोग अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। क्रिएटिविटी अलग अलग प्रकार का उसमें डाल सकते हैं। खुद अगर अच्छे से समझे रहेंगे तो लोगों को भी समझा सकते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? रचनावादी कहा गया, यानी कि हम लोग उसमें क्रिएटिविटी अपना डाल सकते हैं जब हम लोग सीख जाएंगे उस चीज़ को, जो छात्रों को रटने से आगे बढ़कर सीखने की वकालत करती है। ये जाहिर सी बात है, हम लोग कुछ चीज़ सीखते हैं तो हम लोग रटने से अच्छा है कि हम लोग उस चीज़ को सीख के समझ के उसका उपयोग करें। तो ये रटने का जो सिद्धांत है उसको बढ़ावा दे, उसको उससे आगे बढ़कर हम लोग को सीखने को मदद करती है। मीनिंगफुल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन दिया थे? डेविड ओसुवेल ने दिया था 1960 में। डेविड ओसुवेल कौन है? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो पूर्व ज्ञान पर बल देते थे, पूर्व ज्ञान को वर्तमान शिक्षा से जोड़ते हैं। तो जो डेविड ओसुवेल है वो क्या किए हैं? वो अपने जो अवधारणा दिए हैं अर्थपूर्ण अधिगम का, उसमें उन्होंने बताया कि जो भी हम लोग नया चीज़ सीखते हैं उसको हम लोग प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ नया नॉलेज का निर्माण होता है। उस नया नॉलेज का जब निर्माण होता है उसको हम लोग मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसके परिभाषा क्या क्या है। इसे तो 4 परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अगर आप चाहें तो इसमें से कोई 2 परिभाषा आपके अनुसार जो अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डेविड ओसुवेल के अनुसार मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है। डेविड ओसुवेल के अनुसार मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है? जब नई जानकारी को विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान संरचना के साथ जोड़कर समझता है, उसका उपयोग करता है, तो उसे अर्थपूर्ण अधिगम कहते हैं। डेविड ओसुवेल क्या कहते हैं? पूर्व ज्ञान का जो संरचना होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई भी चीज़, अभी जैसे मैं हिंदी से बात कर रहा हूँ तो आप कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, अभी मैं फ्रेंच में बोलूँ या जापानीज में बोलूँ तो आप समझ नहीं पाइएगा। तो उसमें आप जब आप समझ ही नहीं पाइएगा तो आप नया नॉलेज का निर्माण कैसे कीजिएगा? इसका मतलब आपका यहाँ प्रीवियस नॉलेज आपका यहाँ काम कर रहा है, आप हिंदी समझ पा रहे हैं, ये भी आपका प्रीवियस नॉलेज है।
तो उससे क्या होता है, आप समझ रहे हैं, फिर हम आप अपने तरीके से कुछ समझ रहे हैं, हम कुछ सबको समझा रहे हैं, तो उसमें आप क्या दोनों चीज़ों को समझ रहे हैं, फिर आप नया ज्ञान का निर्माण होगा, उसको आप समझिएगा, तो वो आपका मीनिंगफुल लर्निंग होगा। आप समझ जब जाइएगा तो आपका ज़िंदगी में उपयोग कर पाइएगा जीवन में। अब आइए देखते हैं दूसरा, सुंदरलाल शर्मा के अनुसार सुंदरलाल शर्मा क्या कहते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम वो प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी केवल रटना नहीं बल्कि समझ के आधार पर ज्ञान को आत्मसात करता है। इनके अनुसार अधिगम ऐसी प्रक्रिया है, मीनिंगफुल प्रक्रिया, जिसमें विद्यार्थी सिर्फ रट कर नहीं बल्कि समझ कर अपना जीवन में उतार सकता है। रट कर जो हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उन लोगों को क्या बताया जाता है, ट्विंकल ट्विंकल क्या होता है, नहीं बताया जाता। उन लोगों को बस एक गाना के उन लोगों को बस अधिगम होता है, उन लोगों को बस लर्निंग का उद्देश्य से उन लोगों को एक कविता याद कराया जाता है, पोएम याद कराया जाता है। लेकिन जब हम लोग बड़ा होकर कोई कविता पढ़ते हैं, कोई पोएम पढ़ते हैं, तो तब हम लोग उसका मीनिंग, एक एक मीनिंग समझते हैं, एक एक पंक्ति को समझते हैं। तो जब हम लोग बड़ा होते हैं तो हम लोग मीनिंगफुल लर्निंग करते हैं। जब हम लोग छोटा थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये सब पोएम जब हम लोग को रटाया जाता था तो वो सब हम लोग का बस लर्निंग था, हम लोग का मीनिंगफुल लर्निंग नहीं था। तो ये वही कहते हैं, ऐसा लर्निंग जो हम लोग समझ सके और उसका अपना ज़िंदगी में उतार सके, तो उसी को लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग कहेंगे। गाग्ने का अनुसार क्या है, अधिगम तभी सार्थक होगा इनके अनुसार जब सीखी गई जानकारी को विभिन्न परिस्थितियों में स्थानांतरित कर पाना उपयोग किया जा सके। गाग्ने जो विद्वान है उनके अनुसार वो क्या कहते हैं, जो हम लोग लर्निंग सीखते हैं वो अलग अलग परिस्थितियों में स्थानांतरित कर सके, मतलब ट्रांसफ़र कर सके। जैसे हम लोग कुछ सीखे उसको किसी को और को सिखा सकते हैं, या फिर उस फील्ड में हम लोग अगर कुछ ऐसे काम आए, उस क्षेत्र में अगर ऐसा कुछ काम आए जिसमें हम लोग उसका उपयोग कर सकें, तो उसको क्या कहेंगे, मीनिंगफुल लर्निंग कहेंगे। जॉन डीवी के अनुसार क्या होता है, सार्थक सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी समझ को पहचानता है और गहरी समझ के आधार तैयार करता है। जॉन डीवी के अनुसार क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समझ को पहचानता है। मीनिंगफुल लर्निंग इनके अनुसार एक बेस तैयार करता है, आधार तैयार करता है, ताकि हम लोग कल को फ्यूचर में हायर एजुकेशन के लिए जब जाते हैं तो वो हम लोग का बेस का काम करता है। अब आइए देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग का से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहला है पूर्व ज्ञान से संबंध। जैसे कि मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब डेविड ओसुवेल ने बता दिया है, पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होता है। तो ये एक सबसे बड़ी विशेषता ये है मीनिंगफुल लर्निंग की, कि जो भी हम लोग सीखते हैं उसका पीछे एक हम लोग का पूर्व ज्ञान रहता है, प्रीवियस नॉलेज होता है। तो ये एक पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। नया ज्ञान तभी सार्थक बनता है जब व्यक्ति शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान, अनुभव और पृष्ठभूमि से जोड़ सके। इनके अनुसार क्या है, जब पिछले ज्ञान को हम लोग जोड़ सकें अपने प्रेजेंट नॉलेज से और सीख सकें, तो उसको हम लोग पूर्व ज्ञान से संबंध कहेंगे। इसका दूसरा विशेषता है गहन समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग। अगर हम लोग किसी सार्थक अधिगम केवल तथ्यों को याद रखने तक ही सीमित नहीं बल्कि अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने पर भी बल देता है। इसकी दूसरी विशेषता डीप अंडरस्टैंडिंग को बताया जाता है, यानी कि हम लोग जब कोई चीज़ सीखते हैं तो उसका पीछे कौन सा साइंस लगा है, कौन सा सिद्धांत नियम है, वो सबको समझते हैं। तो गहन समझ भी इसका दूसरी विशेषता है। दीर्घकालीन स्मृति, ये क्या होता है, लंबे समय तक रहता है। जैसे सिर्फ अगर हम लोग रट कर सीखते हैं तो क्या होता है, हम लोग बस परीक्षा में 2 दिन पहले रट लेते हैं, फिर उसको एग्जाम में लिखते हैं, नंबर आ जाता है, फिर 2 दिन बाद हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कहलाता है, मतलब ज़्यादा दिन तक वो नहीं रहता है। तो मीनिंगफुल लर्निंग दीर्घकालीन तक रहता है। मतलब हम लोग जब कोई चीज़ को समझ के अभ्यास करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम लोग को ज़िंदगी भर हम लोग को उसे याद रहता है। तो वही बोल रहा है कि इसकी एक विशेषता है कि ये एक बहुत लंबे समय तक हमारे पास अंदर विद्यमान रहता है। उपयोगी, मीनिंगफुल लर्निंग का अगला जो विशेषता है वो उपयोगी है। मतलब सार्थक अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सीखी गई चीज़ का प्रयोग नए परिस्थितियों, समस्याओं और जीवन के व्यवहारिक क्षेत्रों में किया जा सके।
अगर हम लोग कोई लर्निंग कर रहे हैं, मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग ज़िंदगी में कल को उसका उपयोग करने वाले हैं। तो मीनिंगफुल लर्निंग की सबसे बड़ी विशेषताएं उपयोगी होना चाहिए वो हम हमारे ज़िंदगी के लिए। सक्रिय सहभागिता, इसमें विद्यार्थी केवल निष्क्रिय श्रोता ना होकर सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया को भाग लेता है। सक्रिय सहभागिता में क्या होता है कि वो सिर्फ सुने ना, उस पर एक्टिव हो, मतलब सक्रिय रूप से काम करे। जैसे हम लोग कुछ सीखे उसको प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, फिर उस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तब हम लोग समझते हैं। तो वही सक्रिय भागीदारी बोल रहा है। अगर एक्टिव है, जो भी सीख रहे हैं हम लोग, उसको एक्टिव रूप से जब हम लोग काम करते हैं, सीखते हैं, तब हम लोग मीनिंगफुल लर्निंग कहलाता है। मीनिंगफुल लर्निंग की ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, उसमें एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। समीक्षात्मक सृजनात्मक चिंतन, ये क्रिएटिविटी थिंकिंग को बढ़ाता है। सार्थक अधिगम शिक्षार्थी को सोचने, विश्लेषण करने, तर्क करने और नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग हम लोग को बढ़ाता है। क्रिटिकल थिंकिंग भी इसका एक विशेषता है। कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग जब सोल्व करते हैं, हम लोग जब प्रीवियस नॉलेज को समझ कर हम लोग सोल्व करते हैं, तो ये भी एक क्रिएटिविटी थिंकिंग हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा इसका। समग्र विकास, मतलब हमारे अंदर सर्वांगीण विकास होता है। जब मीनिंगफुल लर्निंग होता है तो हम लोग बहुत अलग अलग तरीक़ा से सुनते हैं, फिर उस पर हम लोग बुक पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर उस पर हम लोग नोट्स बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग अलग अलग तरीक़ा से, मेथड से हम लोग सीख रहे हैं और उस पर प्रयोग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या होता है, ओवरऑल डेवलप होता है। सामाजिक और सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेशन नेचर, समूह चर्चा, विचार विमर्श, सहयोग के माध्यम से अधिगम का अधिक सार्थक और गहन हो जाता है। सामाजिक और सहयोगात्मक अधिगम, मतलब ये बोल रहा है कि जब हम लोग सामाजिक तौर पर सीखते हैं, कोलैबोरेशन करके या फिर ग्रुप स्टडी जब करते हैं, तो उसमें हम लोग का जो लर्निंग है और भी गहरी समझ हम लोग को प्राप्त होती है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर अधिक हम लोग मीनिंगफुल लर्निंग करते हैं, तो हम लोग का ग्रुप स्टडी करते हैं, तो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। जो मीनिंगफुल लर्निंग है, डेविड ओसुवेल के अनुसार वो उन्होंने 3 प्रकार के लर्निंग के बारे में बताया है। एक प्रतिनिधात्मक अधिगम, जब विद्यार्थी किसी प्रतीक, शब्द या संकेत के साथ का अर्थ समझकर उसे किसी वस्तु विचार से जोड़ने लगता है, तो क्या कहलाता है, वो प्रतिनिधात्मक अधिगम कहलाता है। जैसे बच्चे गेंद शब्द देखकर वास्तविक गेंद की कल्पना करते हैं। जब हम लोग कोई भी चीज़ सुनते हैं, समझते हैं, उसके बारे में नहीं देखे रहते हैं, जब हम लोग कोई वर्ड बोला जाता है, जैसे मान लीजिए हाथी बोला गया, तो हम लोग के माइंड में एक इमेज बनता है कि हाथी। अगर कोई गेंद बोला गया, तो हम लोग के माइंड में एक इमेज बन जाता है कि गेंद, क्रिकेट गेंद की बात कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार है। मतलब जब हम लोग कोई चीज़ को प्रतीक के साथ, शब्द के साथ जोड़कर उस चीज़ का अवलोकन करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, तो हम लोग उसको प्रतिनिधात्मक अधिगम कहते हैं। इसके बाद है दूसरा, संकल्पनात्मक अधिगम, यानी कि जब विद्यार्थी अपने उदाहरणों के आधार पर किसी संकल्पना, कॉन्सेप्ट का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे सांप ऐसे हैं जिनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग देखकर बोलते हैं वो सांप है। अगर कोई उड़ता हुआ आसमान में ऐसे कोई जीव पार होगा जिसके पंख हैं, तो हम लोग क्या समझते हैं, पंछी है। कौन सा पंछी है, ये बाद में हम लोग समझते हैं, पहले ये समझते हैं कि पंछी है। तो वो क्या करता है, हम लोग कल्पना, एक हम लोग का माइंड सेट में बैठ गया है कि जिसका पंख है, वो आसमान में उड़ता है, वो पंछी है। उदाहरण के लिए पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को देखकर पंछी की संकल्पना करते हैं। जैसे किसी भी पक्षी को देखते हैं तो पहले हम लोग पक्षी का याद आता है।
और इसका तीसरा जो प्रकार है विधानात्मक अधिगम। जब विद्यार्थी अपने संकल्पनों को मिलाकर किसी सिद्धांत या नियम को जोड़ता है, जैसे कि पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है। जब हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं और उसके पीछे का हम लोग साइंस को समझते हैं, नियम को समझते हैं, जैसे बहुत से विद्वान, जैसे हम लोग न्यूटन्स का लॉ पढ़ते हैं तो उसमें ग्रेविटी होता है, हमारे ग्रेविटी की वजह से हम लोग कोई भी सामान नीचे गिरता है, तो हम लोग फिर इसके गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को जाने। तो उसी प्रकार जब हम लोग कुछ चीज़ को सीखते हैं, उसके पीछे का सिद्धांत को हम लोग समझते हैं, उसके पीछे का नियम को समझते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधानात्मक अधिगम के अंदर रखते हैं। अब आइए देखते हैं अर्थपूर्ण अधिगम और रटकर जो सीखा जाता है उसमें डिफरेंस क्या क्या है। अर्थपूर्ण अधिगम क्या होता है, समझ पर आधारित होता है। रटन बिना समझ पर आधारित होता है, बिना समझे याद करना होता है। अर्थपूर्ण अधिगम हम लोग समझ कर सीखते हैं, लेकिन जो रट कर हम लोग सीखते हैं क्या हम लोग समझते नहीं, बस रट लेते हैं ताकि हम लोग 1-2 दिन के लिए हम लोग का काम आ जाए। अस्थायी अधिगम, ये अस्थायी अधिगम है, यानी कि हम लोग जो मीनिंगफुल लर्निंग होता है वो हमारे अंदर अस्थायी रूप से विद्यमान हो जाता है, बहुत दिन तक रहता है। लेकिन रट कर जो हम लोग सीखते हैं वो अस्थायी होता है, मतलब आज पढ़े हैं कल 2-3 दिन बाद हम लोग भूल सकते हैं। दीर्घकालीन स्मृति, मतलब ये हम लोग का बहुत लंबे समय तक रहता है। अल्पकालीन स्मृति, ये बहुत कम समय तक रहता है। अर्थपूर्ण अधिगम क्या होता है, जीवन के लिए उपयोगी होता है। रट कर सीखना क्या होता है, परीक्षा तक ही सीमित होता है। हम लोग जब परीक्षा आता है तो रात भर पढ़ते हैं, नंबर लेके फिर 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं, तो ये हम लोग का परीक्षा तक ही सीमित रहता है। और ज़िंदगी में खूब क्या काम आता है, अर्थपूर्ण अधिगम काम आता है। अर्थपूर्ण अधिगम ज्ञान का स्थानांतरण संभव है, और इसमें क्या है, ज्ञान का स्थानांतरण संभव नहीं है। मतलब जो हम लोग सीखेंगे, जब अच्छे से सीखेंगे, उस चीज़ के बारे में जानेंगे, तब हम दूसरों को बताएंगे कल को, तो क्या हो, ज्ञान का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग रट कर सीखेंगे, 2 दिन बाद भूल जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग ज्ञान का ट्रांसफ़र कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रट कर जो हम लोग सीखते हैं उसमें हम लोग ज्ञान का स्थानांतरण नहीं होता है। अर्थपूर्ण अधिगम का संबंध बौद्धिकता से है, इसका संबंध मानसिकता से है। बौद्धिकता से है, मतलब इसका हम लोग, इसमें बुद्धि काम करता है, मतलब हम लोग जब समझते हैं तो इसमें हम लोग बुद्धि काम करता है। लेकिन जब रट कर हम लोग सीखते हैं उसमें हम लोग का मानसिक काम करता है, क्षमता, मानसिक क्षमता काम करता है। मतलब क्या होता है कि जैसे किसी में ज़्यादा रट कर कोई सीख सकता है, कोई कम रट कर सीख सकता है, तो इसमें क्या होता है, मानसिक क्षमता पर बेस होता है। हर बच्चे पर कैपेसिटी अलग अलग होता है। ये हम रचनात्मक को बढ़ाता है। अर्थपूर्ण अधिगम क्या होता है, रचनात्मक को बढ़ाता है, और रट कर जो हम लोग सीखते हैं वो रचनात्मक को दबाता है। रचनात्मक को बढ़ाता है इन द सेंस क्या है कि जब हम लोग कुछ सीखते हैं तो उसमें हम लोग अलग अलग क्रिएटिविटी से उस चीज़ को सीख कर दूसरे को सिखा सकते हैं। लेकिन रट कर जो होता है उसमें हम लोग किसी को नहीं सिखा सकते हैं, तो हम लोग का जो क्रिएटिविटी है उसको दबा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। समस्या समाधान का में सहायक, समस्या समाधान में बाधक। जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है वो समस्या समाधान में सहायक होता है। हम लोग को कोई कल को प्रॉब्लम आएगा तो उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर रट कर पढ़ेंगे तो कल को हम लोग उसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। सफल बनाने में सहायक, अर्थपूर्ण अधिगम हम लोग को सफल बनाता है, जबकि रट कर सीखा गया जो अधिगम होता है वो हम लोग को बस साबित करता है कि हाँ, हम रट के इतना पढ़ के ला दिए नंबर, बस हो गया, मेरा मार्कशीट में आ गया, कल को उसका ज़िंदगी में मेरा कुछ काम का नहीं है। तो इसका अंतर भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसका फैक्टर देखते हैं, कौन कौन सा प्रभावित कारक है इसका। अर्थपूर्ण अधिगम बनने में कौन कौन सा फैक्टर्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें पहला है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, जैसे कि विद्यार्थी का पहला नॉलेज होना चाहिए, जो भी चीज़ हम लोग सीख रहे हैं उसके पीछे, तभी वो मीनिंगफुल कहलाएगा। अगर वो नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा। उसकी रुचि और प्रेरणा, मतलब जो भी मीनिंगफुल लर्निंग हम लोग को दिया जा रहा है वो अगर हम हमारे रुचि के अनुसार है, जैसे किसी को साइंस पर विज्ञान पढ़ना पसंद है, किसी को मैथ्स पढ़ना पसंद है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना नहीं पसंद है, तो उसमें उसका रुचि के अनुसार है। अगर अपना पसंद का सब्जेक्ट है तो वो आप ज़्यादा मन लगा के पढ़ेगा, उसको ज़्यादा प्रेरणा मोटिवेशन मिलेगी। तो ये भी एक कारक फैक्टर्स का काम करता है। शिक्षक की पद्धति और दृष्टिकोण, शिक्षक किस प्रकार से हम लोग को पढ़ा रहे हैं। कोई टीचर क्या करते हैं, रीडिंग कर करके बोर कर देते हैं, सब बच्चे सोने लगते हैं। कोई टीचर अलग अलग पद्धति, अलग अलग मेथड से पढ़ाते हैं, कोई खेल विधि से पढ़ा रहा है, कोई कुछ
कुछ करवा कर पढ़ा रहा है, कोई मतलब प्रेजेंटेशन दे रहा है, एक्टिव कर रहा है, किसी को बुलवा कर क्वेश्चन पूछ कर कोई पढ़ा रहा है, तो ये सब क्या उसका मेथड है। अगर टीचर अलग अलग मेथड से पढ़ाएगा तो बच्चे बोर नहीं होंगे और वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। इसका और टीचर का दृष्टिकोण, मतलब टीचर से किसी बच्चे को मान लीजिए अच्छा नहीं बोलते हैं तो वो बच्चा भी सोचेगा कि ये टीचर आ गई, ये तो हमको थोड़ा भी अच्छा नहीं बोलती है, तो क्या है वो इंटरेस्ट नहीं देगा, तो उसमें वो उसका जो लर्निंग होगा वो मीनिंगफुल नहीं होगा। इसके बाद क्या है, इसका दूसरा कार्य है कि शैक्षिक वातावरण और संसाधन। शैक्षिक वातावरण मतलब मान लीजिए आप ऐसे जगह पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पर ऐसा जगह पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ बगल में रोड है, रोज गाड़ी आ रहा है जा रहा है, बगल में पड़ोसी रोज हल्ला कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो क्या होगा आपको एक अच्छा वातावरण नहीं मिल पाएगा। तो उसमें भी आपका फैक्टर काम करता है। अगर अच्छा वातावरण नहीं मिल पाएगा तो आप लर्निंग नहीं कर पाइएगा। संसाधन मतलब आपका सोर्स रिसोर्सेज आपका होना चाहिए। जैसे कि आप अभी कोई स्कूल में है, वहाँ पर पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, तो आप पढ़िएगा कैसे? वहाँ पर आपका लर्निंग होगा ही नहीं, आपको पढ़ने मन नहीं करेगा, आप उसमें ध्यान नहीं दे पाइएगा। इसके बाद है भाषा की सरलता और स्पष्टता। भाषा बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। अगर आपको चाइनीज़ बोलते हुए दिखेंगे तो आप जितना सुन रहे हैं आप सुन ही नहीं पाइएगा, समझ ही नहीं पाइएगा, तो आपको सीखने ही मन नहीं करेगा मेरे से। तो ऐसा भाषा का सरल होना और स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है। स्पष्टता का संबंध ऐसे शब्दों से है, मतलब कभी कभी बहुत बड़े बड़े किताबों में इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किए होते हैं कि बच्चे उन्हें समझ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से वो पढ़ना छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं उस टॉपिक को। तो भाषा का सरलता और स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए और भाषा समझने योग्य होना चाहिए, ताकि बच्चे मन लगाकर पढ़ सके, मतलब इंटरेस्ट दे सके पढ़ाई में। सक्रिय सहभागिता और संवाद। सक्रिय सहभागिता मतलब दूसरा का सहयोग आपको मिलना चाहिए। संवाद मतलब जो आप पढ़े लिखे वो किसी अपना दोस्त फ्रेंड ग्रुप सर्कल में आप उसको शेयर कर सकें। ये सब चीज़ भी हम लोग को फैक्टर में काम आता है। अगर कोई एक ग्रुप है, जैसे देखिएगा किसी किसी दोस्तों में अच्छा ग्रुप बन जाता है, पढ़ाई को लेकर वो डिस्कस करते हैं, तो उसमें क्या उन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, तो ये सब फैक्टर में आ जाता है। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या होता है? मीनिंगफुल लर्निंग अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को शैक्षिक शिक्षा में इसका क्या क्या महत्व देखने को मिलता है। ये शैक्षिक महत्व में हम लोग को किस प्रकार से ऐसे मतलब सिलेबस देना चाहिए जिसके वजह से बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो पाठ्य चर्चा को विद्यार्थी के जीवन से जोड़कर तैयार करना चाहिए। पाठ्य चर्चा मतलब सिलेबस जो है वो हम लोग को, जैसे 10 क्लास का सिलेबस है तो 10 क्लास के बच्चे को किस प्रकार का सिलेबस देना चाहिए उनके अनुसार देते हैं। ये नहीं कि अगर ऐसा कभी देखें आप 10 क्लास का बच्चा है, ग्रेजुएशन मास्टर PhD लेवल का उसको सिलेबस दे दिया जाए तो पढ़ पाएगा? उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि उसका क्षमता के अनुसार उसका सिलेबस तैयार किया गया है। शिक्षण पद्धति खोजपरक, संवादात्मक एवं अनुभवात्मक होना चाहिए। शिक्षण पद्धति मतलब जो हम लोग को पढ़ाया जा रहा है वो क्या होता है, खोज मतलब ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सब होमवर्क दिया जाए तो बच्चे उस पर खोज कर खुद से आंसर राइटिंग कर सके, उसको समझ कर खोज परख करके पढ़ सके, अनुभव कर सके, मतलब अभ्यास कर सके, संवाद कर सके। मतलब ऐसे को उनको होमवर्क दे दीजिए जो कल को एक दूसरे से पूछ कर वो उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सके, तो उसमें क्या होगा कि उनका इच्छा पढ़ने का बढ़ जाएगा। इसका जो तीसरा शैक्षिक महत्व है, शिक्षक को केवल जानकारी देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शन और सहायक बनाने वाला चाहिए। शिक्षक जो होते हैं उन्हें वैसा शिक्षक नहीं होना चाहिए जो सिर्फ पढ़ाते हैं, मोटिवेट करने वाले टीचर होना चाहिए जो ताकि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उनको मोटिवेट करते रहें, फ्यूचर के लिए मार्गदर्शन करते रहें। मीनिंगफुल लर्निंग का मूल्यांकन केवल स्मृति आधारित ना होकर समझ और अनुभव पर केंद्रित होना चाहिए। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल लर्निंग का शिक्षा में क्या होना चाहिए? बस याद रखने पर आधारित नहीं होना चाहिए, उसका हम लोग जो पढ़ते हैं उसका फिर प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखे होंगे साइंस वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, जो भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं वो फिर उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये सब हम लोग का शैक्षिक महत्व है। अगर मीनिंगफुल लर्निंग हम लोग करते हैं तो हम लोग को इस प्रकार हम लोग शिक्षा में मदद करता है। अब इसका निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे। निष्कर्ष, मीनिंगफुल लर्निंग
जो अर्थपूर्ण अधिगम की वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थी केवल जानकारी अर्जित नहीं करता बल्कि उसे समझकर जीवन में लागू करने योग्य बनाता है। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है? वो सिर्फ ज्ञान को अर्जित कर लेने से मात्र से नहीं चलता है, उसको जीवन में लागू करने योग्य बनाना पड़ता है। ये अधिगम दीर्घकालीन जीवनी उपयोगी एवं सृजनात्मक होता है। ये जो अधिगम हम लोग सीखते हैं वो हम लोग को बहुत दिन तक रहता है, दीर्घकालीन रहता है, जीवनी उपयोगी मतलब जीवन में उपयोग होने वाला होता है, और सृजनात्मक होता है मतलब हम लोग उस पर अपने क्रिएटिविटी डाल सकते हैं। हम लोग कुछ चीज़ समझ लेते हैं तो अपने अनुसार उसमें अलग अलग तरीक़ा से उसको दूसरे को समझा सकते हैं। आज के युग में शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री या परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को ऐसे नागरिक बनाना है जो जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। आज का जो युग है देख रहे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, बस रट कर शिक्षा ले लेते हैं, नंबर ला लेते हैं, लेकिन क्या होता है बाद में वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो क्या करना चाहिए? इसीलिए विद्यार्थी को मीनिंगफुल लर्निंग यानी कि समझ कर पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो जीवन में कल को आने वाले चुनौतियों का सामना कर सके और उसका समाधान निकाल सके और समाज में अपना योगदान भी दे सके। अतः शिक्षा प्रणाली में अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना समय की मांग है। शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम और समाज सभी को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा जिससे अधिगम वास्तव में अर्थपूर्ण बन सके। इसीलिए क्या होता है, शिक्षा पद्धति को, सरकार को, शिक्षक को, विद्यालय को, पाठ्यक्रम को और समाज के आसपास के जो लोग हैं इन सबको मिलकर योगदान देना पड़ेगा अर्थपूर्ण अधिगम बच्चों को देने के लिए, ताकि वो कल को समाज के विकास में योगदान कर पाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक यू। अगला वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।